प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के इस प्रोग्राम में जो कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ सुल्तान महमूद साहब से है। सुल्तान महमूद साहब जो हैं ये मैनचेस्टर में रहते हैं पिछले 50 साल से, और इन्होंने 2001 में एक मकान ख़रीदा था इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में, और इसके बाद उन्होंने इसको ट्रांसफ़र करवाया। जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे किया और पूरे करने के बाद ये मकान किराए पर दे दिया और फिर वो चले गए वापस। लेकिन इनका कहना यह है कि इनको उस मकान का न सिर्फ ये कि कभी किराया मौसूल नहीं हुआ, बल्कि ये है कि अब वो जो शख्स वहाँ पर रहता है या जो लोग रहते हैं वो इस पर काबिज़ होना चाहते हैं और उसके जाली कागजात तैयार करवा रहे हैं, और आज तक इनको यानी एक तरह से अब इस प्रॉपर्टी पर इनका कब्ज़ा नहीं है। ये तो है वो मुख्तसर कहानी जो इस मामले से मुतल्लिक है, जो मैंने आपकी गोशगुजार की है। अब इसकी तफसील जो है वो पहले जानेंगे और फिर बाकी मेहमानों से इस पर बात करेंगे। इसकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ राजा का मौजूद हैं। इस्लामाबाद में हमारे बहुत सीनियर नुमाइंदे हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, और इस ख़ास तौर पर इन इशूज़ पर बहुत महारत रखते हैं। राजा काशिफ साहब से हम बात करेंगे। उसके अलावा सुल्तान महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद मुतासरा शख्स हैं, जिनकी ये कहानी है, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और उनके बकौल उनके साथ अब उनकी जगह पर कब्ज़ा हो चुका है। आफ्ताब बाजवा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून। शिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो वकील हैं सुल्तान महमूद साहब के, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे और कोशिश होगी। हमारी से बात तो हुई थी मोहम्मद आरिफ साहब से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कब्ज़ा ग्रुप में शामिल है, या वो मुबैना तौर पर वो भी कब्ज़ा ग्रुप में से एक है, यानी उन मेंबर्स में से एक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो काशिफ साहब बताइएगा ये कहानी है क्या? ये किराए पर मकान दिया था और जिनको दिया वो खुद इसके मालिक बन बैठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, असद ये 2001 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, G11 ये प्रॉपर्टी है, 1049 नंबर है, स्ट्रीट नंबर 22 जो घर है इनका। 30-60 का ये प्लॉट था जिस पे घर बना। और उसके बाद इनका जो सुल्तान साहब ने आरिफ नाम का जो शख्स है, इनका करीबी अजीज़ है, उनको केयर टेकर मुकर्रर किया। उन्होंने ही इसे रेंट आउट किया और रेंट आउट करने के बाद उसका किराया वसूल करते रहे। लेकिन अब सुल्तान साहब कहते हैं कि वो किराया इनको नहीं मिला। तो उसके बाद 2015 में जो CDA की फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स लगे, मैंने CDA की फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स 2 दिन कबल देखे हैं। मैंने फ़ाइल अपनी आंखों से देखी है, सुनी सुनाई नहीं है। उसमें फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जो कोर्ट मैटर है उसके फ़ाइल के ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है कि इन्होंने इसका सेल एग्रीमेंट किया था। अब सेल एग्रीमेंट में इनका दावा ये है कि सेल एग्रीमेंट इनसे जो साइन कराए गए वो किराए की मद में शायद इस तरह कुछ करा दिए गए, लेकिन उसमें बाकायदा उन्होंने हवाला दिया हुआ है कि इन्हें हमने थ्रू बैंक जो है वो इतने पैसे दिए और 65 लाख रुपया 2 करोड़ में फ़रोख्त किया। अब जो दूसरी पार्टी है, मेरे सोर्सेज से मैंने चेक किया, वो कहते हैं कोर्ट में चाह रहा है, हम कोर्ट के ज़रिए बात करेंगे। लेकिन सोर्सेज से जो मैंने चेक किया, सोर्सेज ये कहते हैं कि उस एरिए का जो प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात है वो कहते हैं कि हमने ये मकान जब 2 करोड़ में बिक गया, उस टाइम ये वर्थ 2015 में इस मकान की वर्थ 2 करोड़ 70 लाख के लगभग थी। 70 लाख कम मालियत में बेचा गया। जब सुल्तान साहब को अपने जो सोर्सेज है उनसे पता लगा कि मुझे तो इन्होंने डॉज करा दिया, मेरा 60-70 लाख रुपया ज़ाया हो रहा है, ये कम कीमत में फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो तब इन्होंने जो ये सुल्तान साहब ने ये जो उधर के G11 के प्रॉपर्टी डीलर सोर्सेज कहते हैं, सुल्तान साहब ने इस सौदे से बैक करनी चाहिए कि नहीं, मैं इतने में फ़रोख्त नहीं करूँगा। तो वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी बेस पे उन्होंने सुल्तान साहब के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे बयाने के। अब जो वो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के बेस पे फिर ये कोर्ट में चले गए। अच्छा, उसके बाद CDA का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से, CDA का कहना है कि ये एक मैटर कोर्ट में है। आज भी अलॉटमेंट जो है सुल्तान साहब के नाम है, लेकिन स्टे ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से, इसलिए इसको ट्रांसफ़र अब हम किसी और के नाम नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं कर सकते। NDC का जो इल्ज़ाम, NDC मतलब जो उसमें नॉन ड्यूज़ जो होते हैं उसमें ड्यूज़ क्लियर का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो पेश किया जाता है कि NDC जो इशू हुई है वो स्वाय अलॉटी के NDC किसी को इशू नहीं की जा सकती। सुल्तान साहब ही इसके अलॉटी है। अगर कोर्ट इसके बारे में फ़ैसला करती है कि नहीं सुल्तान साहब बेच चुके हैं, तो फिर हम जो है NDC दूसरी पार्टी को इशू करेंगे, लेकिन वो भी कोर्ट ऑर्डर्स के बाद। अगर हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो कहते हैं ये फ़ाइल आप देख लें, आज भी सुल्तान साहब के नाम है, इस फाइल में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं की गई। इसके अलावा सुल्तान साहब खुद आना चाहें, उनका वकील आना चाहे, वो आके इधर देख सकते हैं CDA में कि इसमें कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है। हमने बिल्कुल इसको प्रॉपर मैनेज करके और लिटिगेशन की वजह से हमने इसे अपने लॉ डिपार्टमेंट में इस फाइल को रखा हुआ है। तो आपके सोर्सेज के मुताबिक कितना बयाना वसूल किया है सुल्तान महमूद साहब ने अपने अकाउंट में?
जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो 65 लाख बोल रहे हैं, और यही जो है वो लोग भी कह रहे हैं कि 65 लाख 2 करोड़ में सौदा हुआ और 65 लाख इन्होंने वसूल कर लिया, बाकी इन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने 65 लाख वापस ले लो, हम ये सौदा नहीं करना चाहते। जी ऐसे ही है। अच्छा सुल्तान महमूद साहब, यही कहानी है सर? आप बेच रहे थे, 2 करोड़ में बात हुई, उसके बाद आपने 65 लाख रुपए बयाना लिया, लेकिन आपने फिर वो डील को मुकम्मल करने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की और आपने कहा कि आप 65 लाख वापस ले लो, हम ये मकान बेचना ही नहीं चाहते। मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। 65 लाख तो बहुत सारी रकम है, मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। आपके अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ। या आपके अकाउंट में हुए नहीं या आपने निकलवाए नहीं? मैं कहता हूँ एक पैसा भी नहीं मेरे अकाउंट में आया। तो अच्छा, तो ये तो मैंने अदालत में भी कराया। अगर इनके पास कोई सबूत है, ये कहते हैं कि हमने पैसा अकाउंट में भेजा है जी, तो मैं तो अकाउंट के डिटेल्स भी सब अपने वकील को दे। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके अकाउंट में कोई पैसा तो नहीं आया, लेकिन कोई डील हुई थी 2 करोड़ रुपए में आपकी इस घर के सिलसिले में? मेरी डील हुई थी मकान बेचने की जी, लेकिन अगर पैसा मिलेगा तो मैं साइन करूंगा ना। आपकी डील कितने में हुई थी? मेरी डील 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में मकान बेचने की डील हुई थी? हाँ जी। तो आपने कोई इस सिलसिले में कोई पेपर कभी साइन नहीं किया इस डील से मुतालिक? कॉन्ट्रैक्ट वो मुझे पढ़ने ही नहीं दिया गया। नहीं, क्या वो दबाव डाला गया आपके ऊपर कि आप कागज नहीं पढ़ सकते साइन करने से पहले? दबाव नहीं, वो मेरा दोस्त था, मैं उस पर एतबार कर। अच्छा, इसका आई तो आपने वो साइन किए थे, वो क्या समझ कर किए सुल्तान महमूद साहब? आपको पैसा मिलता है, वो जो आपने साइन किए वो क्या समझ कर साइन किए? ये तो मुझे कहते थे कि हमने ये कागज सीडीए से बनवाने, ये करना है वो करना, मुझे ये पता नहीं है क्योंकि उधर जो कारोबार पाकिस्तान में चलता है मुझे तो नहीं। अच्छा, अब हुआ ये आपके बकौल कि आपने 1.5 करोड़ रुपए में एक डील की, उस डील पर आपने साइन किए, लेकिन वो उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपको जी हमने इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। बस वो अगर पढ़ लेता मैं, या पढ़ने का मुझे मौका मिल जाता, हाँ, तो फिर तो शायद साइन भी ना होते और कुछ भी ना। एक मुख्तसर ब्रेक ले लें प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अब राजा साहब, अब ये तो है 2 हो गए मौक़िफ़, अब इसका फैसला कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं 1 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, जबकि दूसरी पार्टी कहती है कि 65 लाख रुपए इनके अकाउंट में भेजें। अच्छा, उन्होंने जो कोर्ट में असद प्ली लिया है, उन्होंने कोर्ट में भी यही प्ली लिया है। इनका अकाउंट नंबर उन्होंने मेंशन किया F10 वाला कि हमने इनके इस अकाउंट नंबर में इतने पैसे 55 लाख ट्रांसफ़र किए हैं, 10 लाख रुपए हमने कैश की सूरत में दिया है, तो हमने इनसे ये डील की है। और उस एग्रीमेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ बताया, वो 2 करोड़ का दावा करते हैं। जो उनके गिरदोनवा के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो G11 के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने भी कहा शायद इस मकान का कोई डील हुई थी, लेकिन फिर कोई जिसने डील कराने वाला है उसने डॉज किया, उसने इस महंगी प्रॉपर्टी को सस्ता बेचने की कोशिश की है मालिक की जानिब से, और बाकी पैसे खुद हड़प करने की कोशिश की है। तो इस वजह से ये डील बैक हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा टॉप लगाने की वजह से वो डील बैक होनी ही थी। तो यही जो मामलात है, ये तो अब शिराज साहब बता सकते हैं कि कितनी कानूनी शहादत पेश हुई है, कि इसका रिकॉर्ड कैसे वो मेंशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो दावा किया है। अच्छा, इसकी एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, इन्होंने पुलिस में भी SSP ऑपरेशन उस टाइम कैनी साहब होते थे, उनको एप्लीकेशन दी थी कि इसका चेक करें, ये हमारा कब्ज़ा हुआ है हमारे मकान का, उस पर की भी एक इन्वेस्टिगेशन चली थी। फिर पुलिस ने भी थोड़ा, क्योंकि जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए तो बाकी इदारे पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट मैटर की वजह से बाकी इदारे जो है उस तरह फंक्शन नहीं कर सकते कि मामला अदालत में चला गया और अदालत में चल रहा है।
तो ये अब शराज साहब बता सकते हैं कि उस पर कितना हो चुका है काम और कितना वर्कआउट हो चुका है, कितनी शहादतें उस पर पेश हो चुकी हैं अभी तक? 3 साल से केस चल रहा है जी। शराज साहब, केस कहाँ तक पहुँचा हुआ है? जी एस साहब, इसमें मामला ये है कि इनको वाकई एक पैनी भी नहीं मिली। इसमें मामला ये हुआ है कि इनसे ट्रस्ट वर्ती थे आरिफ साहब इनके, उन्होंने साइन करवा लिए। साइन करवा के पेपर बिल्कुल क्लीन पेपर थे जो उन्होंने साइन करवाए। साइन करवाने के बाद उन्होंने ख़ुद ही उसमें जो भी लिखा है खुद लिखा है, क्योंकि जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक बैंक ड्राफ्ट इनके अकाउंट का बनवाया है, वो इनके अकाउंट का नहीं था, बल्कि वो एक और शख्स थे, इरफान ज़फ़र साहब, जो आरिफ साहब के अपने ही कोई अजीज़ हैं या उनके पार्टनर हैं या जो कुछ भी है, उनका था इनके साथ मामला। वो इरफान ज़फ़र साहब के अकाउंट का 55 लाख का एक पे आर्डर बना है। बाकी जो रकम है वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमने इन्हें 5 लाख नकद दिया और 5 इस्तेमाल में दिया। वो कुछ भी वो साबित नहीं कर सकते, ना कुछ नकद रकम इनके अकाउंट में आई है। एक 5 लाख का चेक है, वो अब कोर्ट में वो यही कहते हैं कि वो 5 लाख का चेक हमने वापस ले लिया और वापस लेके इन्हें फिर नकद रकम 5 लाख। इस मामले को कोर्ट में आप लेकर गए हैं या दूसरी पार्टी लेकर गई है? इस मामले को बेसिकली दूसरी पार्टी कोर्ट में लेके आई थी। जब वो कोर्ट में लेके आए हैं तो फिर नोटिस ही नहीं आए। नोटिस के बाद फिर हमें पता चला कि ये हम फाइल जब हमने निकलवाई कोर्ट से तो पता चला कि ये इस तरह उन्होंने फाइल किया है अपना तमील। वो जो एग्रीमेंट है शराज साहब, जिस एग्रीमेंट पर धोखे से सुल्तान साहब ने दस्तखत कर दिए पढ़े बगैर, वो कहते हैं मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, उसमें क्या लिखा है? वो क्या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट में उसमें यही लिखा है कि मकान की बाबत सारी तफसील लिखी है कि ये 2 करोड़ में इन्होंने सेल कर दिया है फ्लाइंग पार्टी को। जो भी है हबीबुर रहमान है वो बेसिकली जो उसका परचेज़र है उसको, और 65 लाख इन्होंने रिसीव किए हैं। लेकिन ये जितनी भी अमाउंट है ये सुल्तान साहब के कहते हैं कि उनके सामने ये कुछ भी नहीं हुआ। उनको खाली जो स्टाम्प पेपर थे उन पे साइन करवाए गए हैं और साइन करवाने के बाद जो सिलसिला है वो इन्होंने खुद रिटर्न किया है, जो भी उसमें लिखा है कि इतने लाख इन्होंने रिसीव कर लिए हैं। और अच्छा, ये जो शराज साहब मामला है कि बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, ये तो 1 मिनट में बैंक से चेक हो सकता है, यानी कोर्ट वेरीफाई कर सकती है। ये 3 साल में ये बात वेरीफाई नहीं हो सकी कि बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं? सब इसके मतलब हमने कोर्ट में इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो दोनों दी हैं। 2 इनके अकाउंट है, दोनों बैंक स्टेटमेंट इनकी दी हैं, उसमें एक पैनी भी नहीं आई। इवन के 5 लाख जो ये क्लेम करते हैं वो 5 लाख भी अगर इनके पास आए होते तो इन्होंने बैंक अकाउंट में जमा करवाने थे, लेकिन वो भी नहीं हुए। सही है। तो अब ये केस कहाँ इस वक्त किस नहज पर है? इस वक्त ये एविडेंस में चल रहा है और एक इनका केस है वो उसमें 7-11 इनकी चल रही है। 7-11 क्या? 2 केसेस इनके हैं। एक उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया था सबसे पहले, जिसका हमें इल्म हुआ, फिर हम कोर्ट में आए, हमने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की। उसके बाद एक हमने फाइल किया है जो इसकी कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट है। तो ये बताइए कि ये अब मेरे पास जो मालूमात है उसके मुताबिक तो जब इन्होंने 2001 में ये मकान किराए पर दिया तब से लेकर इसको बेचने तक जिस पार्टी के पास था, ये वही पार्टी है ना जिसको फिर इन्होंने फ़रोख्त कर दिया, तो उसे कोई किराया भी वसूल नहीं किया या उन्होंने किराया अदा नहीं किया, तो उस किराए की मद में जमा होने वाली रकम के हुसूल के लिए भी आपने अदालत से रुजू किया या नहीं किया? जी, उसके मुतल्लिक भी किया है। अच्छा, तो वो कहाँ तक पहुंचा? क्योंकि अगर आपने ये तो एक अलग मामला है ना कि वो डील हुई है या नहीं हुई मकान को फरोख्त करने की और उसका क्या फैसला होना है, उससे पहले का मरहला तो ये है ना कि वो जो पैसे जो किराए की मद में अदा नहीं हुए वो तो अदा किए जाएं। वो तो अदा किए जाएं, लेकिन वो उसको उस टाइम नैब ने उठाया हुआ था, जो मोहम्मद आरिफ है जो इनका किराएदार था। हाँ जी, वो वही नैब में ही है अभी भी, मेरे ख्याल से उसके ऊपर केस चल रहा है। ये मोहम्मद आरिफ का और हबीबुर रहमान का सुल्तान साहब क्या ताल्लुक है आपस में? सुल्तान महमूद साहब, ये जिनको आपने बेचा है, और ये जो आरिफ साहब हैं जो आपके शुरू में मुआविन भी थे और फिर इन्हीं के थ्रू ये हुआ भी था, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कि इलाके के हैं, चतरों के हैं, वो भी, मैं भी चतरों का हूँ। दोस्ती है हमारी, इधर इंग्लैंड में भी तो उधर पाकिस्तान में भी। सही है। राजा साहब,
अब ये जो मामला अब अदालत में है, ये तो बड़े आसानी से, जैसे मैंने पहले भी वकील साहब से भी सवाल किया, इसका फैसला तो आसानी से हो सकता है कि कोर्ट में यानी बैंक में आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई, और इनके बकौल तो इन्होंने वो अपनी बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट्स हैं बैंक अकाउंट्स की वो भी पेश कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो एक मिनट में फैसला हो सकता है कि ये इनकी आपस में कोई डील के नतीजे में कोई पैसे की अदायगी हुई है या नहीं हुई है। और ख़ास तौर पर अगर वो गलत कह रहे होते तो वो ये कहते हैं ना कि जी हमने इनको कैश अदा किया, वो तो ये कह रहे हैं बैंक में पैसे हमने ट्रांसफ़र किए हैं और वो भी बैंक अकाउंट दे रहे हैं। अच्छा, इस तरह ऐसा पहली बात है, अदालत जो है उसका चीज़ का बैकग्राउंडर भी देखती है। अब एक शख्स को आपने 2001 से केयर टेकर बनाया हुआ एक प्रॉपर्टी का, 2015 तक वो आपको किराया नहीं देता, 14 साल आपने उस वक्त उस शख्स से नहीं पूछा कि आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे। 2015 में वही शख्स जिस पे आप 14 साल से एतमाद कर रहे हैं, वो शख्स जब बेच देता है मकान और वो एग्रीमेंट प्रेजेंट कर देता है अदालत में, तो वो पैसे अगर वो अकाउंट में जमा नहीं भी हुए तो वो उसने पे ऑर्डर वो जो ड्राफ्ट है वो दिखा दिया है, उसने कैश की मद में बता दिया कि ये चीज़ दे दी है, एक मामला हमारा तय हो गया है, तो उसको अदालत फिर उस चीज़ को प्रॉब करेगी, उस चीज़ को देखेगी, उसका बैकग्राउंडर भी केस का ज़रूर देखा जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप 2015 से आगे ऑनवर्ड्स जो उनकी तरफ से प्ली ली जा रही है वो यही ली जा रही है कि हम तो 2001 से इसके केयर टेकर है, हम इसको क्यों फ्रॉड करेंगे। असल सुल्तान साहब को ये देखना चाहिए कि जिस शख्स ने उन्हें 14 साल 2015 तक किराया नहीं दिया, वो उसको ब्लैंक स्टाम्प पेपर कैसे साइन करके दे रहे हैं, किस तरह से वो उसे इतना एतमाद कर रहे हैं कि वो उसको खाली स्टाम्प पेपर्स पे, स्टाम्प पेपर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान रियासत की प्रॉपर्टी होती है जिस पे आप एग्रीमेंट करते हैं और वो कोर्ट में आप जाके उसका दावा कर सकते हैं कि ये मेरे पास स्टाम्प पेपर है, इस शख्स ने मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। अभी तो उसने सिर्फ ये मकान किया, वो चाहता तो वो सुल्तान साहब के हो सकता है सारी प्रॉपर्टी उस पर लिख देता कि इन्होंने सारी का मेरे साथ बयाना कर लिया। उस वक्त सुल्तान साहब और ज़्यादा जब 2001 से 2015 तक इनको किराया वसूल नहीं हुआ तो उनको ज़रूरी था कि 2015 में जब वो ब्लैंक स्टाम्प पेपर साइन कर रहे हैं, CDA में कोई स्टाम्प पेपर असद नहीं जमा होता, वहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन सिंपल वन विंडो में जमा होती है जहाँ से 3-4 जगहों से NOC लिए जाते हैं, रेवेन्यू से NOC लिया जाता है, उसके अलावा BCS से बिल्डिंग कंट्रोल वालों से NOC लिया जाता है और बकाया जात की मद में इसका और पानी की मद में टैक्स चार्जेस वगैरह की मद में NOC लिया जाता है, उसके बाद वो NDC जारी कर देते हैं। उसके लिए सिंपल इनकी एप्लीकेशन जमा होनी थी, कोई स्टाम्प नहीं जमा होना था। ये आज अगर इन्होंने लॉयर को हायर किया है तो ये प्रॉपर्टी ख़रीदते और बेचते वक्त हमारे ओवरसीज़ भाई अगर लॉयर को फीस दे के हायर कर लें तो इनको ये करोड़ों रुपए का नुकसान ना उठाना पड़े। गलती इन्होंने 2001 से शुरू की जो 2018 तक चल रही है, आज भी चल रही है, जो आज तक इन्होंने क्लियर नहीं की। ठीक है जी, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा बाजवा साहब, एक तो ये है कि ये इनके वकील साहब भी हमारे साथ हैं सुल्तान साहब के, वो ये कहते हैं कि हमने तो 2 बैंक अकाउंट्स हैं इनके और दोनों बैंक अकाउंट्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो अदालत में प्रेजेंट किए हैं कि देखें जी इस अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं है। हाँ, अगर ये बात दुरुस्त है, अगर उन्होंने दावे के अंदर ये बात लिखी है कि हमने थ्रू बैंक अकाउंट फलां अकाउंट नंबर में फलां तारीख को फलां चेक के जरिए पैसे भेजे हैं, तो फिर वो शख्स गिल्टी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको फिर अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन देनी चाहिए 476 CRPC के तहत। अदालत के अंदर कोई शख्स गलत डॉक्यूमेंट करे या झूठ बोले तो उसकी सजा होती है। वो सजा होती है सेक्शन 393, 394, 395 पाकिस्तान पीनल कोड और उसमें 7 साल तक सजा है। अगर ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये बात कही है कि जी सारी जो तहरीर जो ट्रांजैक्शन के बारे में ये बात गलत है तो वहाँ पे एप्लीकेशन दें। दूसरी बात, जो ये बात तो ये तस्लीम करते हैं कि हाँ जी स्टाम्प पेपर पे साइन इनके हैं, जब इनके साइन हैं तो रह गया मामला बाकी के रकम की जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में वो अदालत फैसला। बाजवा साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि इस उज़्र की कानूनी हैसियत क्या होती है कि कोई शख्स कोर्ट में पेश होकर ये कहे
कि जी मुझे ये तहरीर पढ़ने नहीं दी गई और पढ़े बगैर मैंने दस्तखत कर दिए क्योंकि मेरा उन पर एतमाद था या उनका दबाव था और मैंने पढ़े बगैर दस्तखत किए, मुझे पढ़ने नहीं दी गई। इस जुमले की या स्टेटमेंट की कानूनी हैसियत क्या है? कोई कानूनी हैसियत नहीं, ना ही कोई कोर्ट मानेगी, ना ही कोर्ट। तो कोर्ट आम आदमी जो सड़क पे खड़ा है या फल फ्रूट वाला है उसको बता दो कि यार ये तहरीर इसने ये तहरीर है, इसके दस्तखत है। अब ये कहता है कि मैंने पढ़ी नहीं, मैंने देखी नहीं, वो भी नहीं मानेगा। अदालत तो फिर एक बहुत बड़ा अदारा है, अदालत ने वो डॉक्यूमेंट देखने हैं। इंसान झूठ बोलते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इंसान झूठ बोलते हैं, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते। अब डॉक्यूमेंट मौजूद है, डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर मौजूद है, ठीक है, तो लिहाजा अदालत डॉक्यूमेंट को मानेगी। अब मुझे सुल्तान महमूद साहब 2-3 चीज़ें, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने 2001 में एक पार्टी को घर किराए पर दिया और 2015 तक यानी 14 साल तक आपको उन्होंने किराया अदा नहीं किया, और तो इस दौरान क्या आप किसी अदालत में, किसी पुलिस के पास कहीं पर गए कि जी आप ये मुझे किराया अदा नहीं कर रहे, मेरे घर पे काबिज हो गए हैं, अपना कब्जा छुड़वाने के लिए आपने कोई दरख्वास्त दी? बात यह है कि मैंने 2001 में ये प्रॉपर्टी दी है, तो किराया मुझे ये 2003 तक यह कागज है मेरे पास, 2003 तक यहाँ इंग्लैंड में आके 2 साल तक आपको किराया दिया, ठीक है राइट, ये कागज है मेरे पास। नहीं, 2 साल तक आप कह रहे हैं किराया दिया, 2003 तक? 2003 तक ही, ठीक है। ये कागज वहाँ मेरे वकील के पास भी, ठीक है। बात ये है कि वो फिर चले सवाल मैं तब्दील कर लेता हूँ कि 2003 से लेकर 2015 तक यानी 11-12 साल तक उन्होंने फिर उसके बाद किराया नहीं दिया। 2015 फिर वो इधर 2014 में मेरे घर पे आया तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारी कोठी को नहीं देख सकता। तो मैंने कहा कि अगर देख नहीं सकते, तुम नहीं देख सकते, तो फिर मैं बेच देता हूँ। नहीं सुल्तान साहब, जो सवाल देखें, कुछ सवालात हैं जिसके नतीजे में हम माहिरीन की राय ले सकते हैं ना। आफ्ताब बाजवा साहब जैसे बड़े वकील हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी राय तभी दे सकते हैं जब आपसे कुछ सवालों का जवाब मिल जाए। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि 2003 से लेकर फिर 2014 तक या 15 तक आपको किराया नहीं मिला, तो उसके सिलसिले में आप किसी इदारे के पास गए, पुलिस के पास या अदालत के पास, कि ये मेरा किराया क्यों नहीं दे रहे, उसमें बैठे हुए मेरे मकान में काबिज होकर? पुलिस के पास जाके क्या करता हूँ? नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं थी, यानी आपको किराया भी नहीं दे रहे थे और फिर भी आप समझते हैं कोई डिस्प्यूट नहीं थी? कोई डिस्प्यूट, मुझे पैसों की परवाह नहीं थी। अच्छा। मैं जब भी पाकिस्तान में जाता था वो मुझे कोई ना कोई थोड़े बहुत दे देता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 2014 में उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोठी देख नहीं सकता, तो मैं तुम्हें चाबियां भी दे दूंगा, सब कुछ। मैंने उसे कहा कि मैं चाबियां क्या, मैं वो पाकिस्तान में आऊंगा नहीं, तुम ऐसा करो कि कोई बायर मोड़ो और बेच दे। ठीक है। फिर जनवरी 2015 में उसने मुझे फोन किया कि बायर है, वो 1.5 करोड़ रुपया दे सकता है। मैंने कहा ठीक है, भेज दो, मैं आ जाऊंगा, साइन कर दूंगा। मैं पाकिस्तान गया तो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जी, ये नहीं कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता। ठीक है। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा कि जल्दी करो, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेनों पैसे दे देता हूं, तू वापस चला जाएगी। मैं उस आदमी पे ट्रस्ट था, लेकिन अगर मेरा ट्रस्ट उसने ऐसे किया ना, तो वो क्या समझता है कि वो इधर इंग्लैंड में या मैं उसे छोड़ दूंगा। सही है सुल्तान साहब, बात यह है कि जब आप कोई दस्तखत कर रहे हैं, चले आपने नहीं पढ़ा, आपने एतमाद की वजह से आपने कह दिया कि आपका एतमाद था, नहीं लेकिन इधर इंसाफ है, कुछ ना कुछ तो वसूल करके साइन करते हैं ना। चले आपने नहीं पढ़ा, आपकी हैबिट्स वहां पर रहने की वजह से डिफरेंट है। ये अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ होता है, क्योंकि वो वहां पर चूंकि लोगों के कहे पर एतमाद करते हैं, तो यहाँ पर भी एतमाद कर लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। ये बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन एक सादा सा उसूल है कि जब आप किसी एग्रीमेंट पर साइन करते हैं तो कुछ वसूल करके साइन करते हैं ना। आपने किस वसूली के एवज ये दस्तखत किए? जब आपने कुछ वसूल ही नहीं किया, फिर आपने दस्तखत कैसे कर दिए? मुझे नहीं पता कि इन्होंने पैसे कब लिखे, कैसे किए। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन थे, एक बायर दूसरा बायर,
सुल्तान महमूद साहब, जब आप बाहर गाड़ियों को खरीदो फरोख्त करते हैं तो क्या आप पैसे वसूल किए बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं सर? मुझे पता है मुझे पैसे नहीं मिले जी, फिर वो चला जाता है अदालत में। हाँ, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब आप गाड़ियों की का लेन देन करते हैं बाहर मैनचेस्टर में, तो क्या आप किसी से रकम की वसूली के बगैर किसी को दस्तखत कर देते हैं कि ठीक है यार ये पैसे आ जाएंगे, या जो भी लिखा है मैं दस्तखत? पैसे तो फिर गाड़ी देंगे हम, सबसे पहले पैसे, हाँ, फिर गाड़ी, बाद में गाड़ी। हाँ, तो यहाँ पर आपने पैसे लिए बगैर साइन कर दिए। आरफ, हाँ, ये मेरा दोस्त भी है, एक इलाके दे एक तो गांव में है, ठीक है, एतमाद सी कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करे। मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जी बाजवा साहब, सर अब ये तो एतमाद की भेंट चढ़ गए ना सुल्तान महमूद साहब। जी बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब, देखिए जी, इन्होंने हर बात तस्लीम कर ली, दस्तखत भी किए हैं, तहरीर भी है, हर चीज मौजूद है। हाँ। और उसके बाद आ गए अब एतमाद पे। जी। अब एतमाद पे आए हैं तो फिर ये आप एतमाद पे इस तरह करें, दरगाह कर लें या पंचायत कर लें। कुछ शख्स को कहेंगे ये कुरान उठा ले या ये कुरान उठा के। हाँ। दूसरा तरीका जो है, ADR तो हमारी बनी हुई है, हमारी अदालतें कुछ बनी है जहाँ पे ADR के जज बैठे हुए हैं, वो तो जिसे कहते हैं राजीनामे वाली अदालतें, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे देंगे, दूसरा फ्रिज आ जाएगा, वहाँ पे बंद कमरे में कार्रवाई करते हैं, फिर कुरान पे हाथ रख के दोनों फ्रीक अपना फैसला करवा लें। अगर इत्मीनान वाली बात है तो सब हर बात सामने आ जाएगी। मैं नहीं समझता कि कोई कुरान झूठा साता हो, तो हमारा इत्मीनान, हमारा ईमान है। जब हम अपना ईमान पे ही हमने बात करनी है, इत्मीनान की बात ईमान पे होती है। अगर ये सच्चे हैं या वो सच्चा है तो कुरान पे फैसला करवा लें, अदालतों में क्यों जाते हैं फिर ये? ठीक है, ये बात कहूंगा। एक ADR। अच्छा, दूसरी बात जी, ये फॉर्मर है, ओवरसीज कमीशन मौजूद है, इन्होंने आज तक ओवरसीज कमीशन में कोई एप्लीकेशन दी जी कि मेरे साथ ये मेरा मकान पे किराए पे था, कब्जा करके बैठा हुआ है, या मुझसे इसने ये जाली तहरीर मुझसे किराएनामे की या किसी और बात की लेके दस्तखत करवा के और इसको गलत इस्तेमाल किया इसने, और इसने ये सारे डॉक्यूमेंट मालिक मकान बन के बैठ गया है। ये ओवरसीज कमीशन में जाते, वहाँ पे एक DIG बैठता है, डेड ऑनेस्ट, वहाँ पे अफसर बहुत डेड ऑनेस्ट बैठे हुए हैं इन ओवरसीज लोगों के ही मसले हल करने के लिए। इन्होंने वहां भी कोई दरखास्त नहीं दी। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे कहीं कुछ बीच में इनके कुछ पैसे खा गया है। ये बेचारे, हो सकता है ये बेगुनाह हो, सौदा इन्होंने जरूर किया है, इन्होंने जरूर एग्रीमेंट किया है, लेकिन रकम की जो लेन देन है उसमें कुछ तीसरा फ्रीक शायद लगता है वो खा गया है। तो बेहतर यही है कि दोनों फ्रीक या तीनों फ्रीक इकट्ठे बैठ जाए, प्रॉपर्टी डीलर को लेके सब बात सामने आ गई। सही है। वो जो ओवरसीज कमीशन वाली बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि इन्होंने कोई दरखास्त दी है। सुल्तान महमूद साहब, आप ओवरसीज कमीशन में कोई दरखास्त दी है ना आपने इस सिलसिले में? हाँ, मैंने 2015 में दी थी। ओवरसीज इस्लामाबाद में, ओवरसीज फाउंडेशन इस्लामाबाद में? हाँ बिल्कुल दी है। तो कैसे, क्या रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, कैसे रिस्पॉन्ड किया इसको? वो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई खास जवाब, खातिर खा जवाब नहीं मिला वहां से जी? किया तो उन्होंने भी कुछ भी नहीं है इन 3 सालों में जी। अच्छा, अब आफ्ताब बाजवा साहब, अब रास्ता क्या है इनके पास, ये क्या करें अब इस नहज पर जहां पर कुछ इनकी अपनी गलतियां भी शामिल हैं जिसको खुद तस्लीम करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी है कि इन्होंने एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, या 14 साल तक एक पार्टी पर एतमाद किए रखा, उस एतमाद की वजह से ये डसे गए। तो अब ये क्या करें, वे फॉरवर्ड क्या है? हाँ, एक तो तरीका यह है कि जो इनके आपस में कॉमन दोस्त या रिश्तेदार हैं उनको बिठाएं, दोनों फ्रीक बैठ के उसमें ये तय करें कि मामला क्या है, अदालत से बाहर खराबी किसका। हाँ, दूसरा, एक अदालती निजाम के अंदर हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं,
वो चीफ जस्टिस लाहौर थे, मैं उनको सलाम करता हूँ। इन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम अदालतों में दिया, ADR सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर ये एप्लीकेशन दे दें कि जनाब हमारा ये केस फलां कोर्ट में पेंडिंग है और हम चाहते हैं कि ADR हमारा आप कर दें। हमारे इतमाद का मामला था, इतमाद को ठेस पहुंची है। ये वो सिर्फ वो जो है ADR कमीशन होगा, जो अदालत होगी, वो अगर इन दोनों के दरमियान तीसरा शख्स जो नहीं मिल रहा प्रॉपर्टी डीलर, जिसके बारे में कहा जा रहा है शायद वो रकम गड़बड़ कर गया है, तो फिर उसको भी वो बुलवा लेंगे। वो फिर अदालत का हुक्म होगा। वो बकायदा उनके पास पुलिस की पावर्स भी मौजूद हैं और इनके लिए तरीका यही है पंचायत के जरिए या ADR में जाके अपना मसला हल कराना। ठीक है, शिराज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जहाँ तक तलक है इनका ओवरसीज कमीशन में एप्लीकेशन फाइल करने का, इन्होंने ओवरसीज कमीशन में भी एप्लीकेशन फाइल की थी, इसके अलावा नैब में भी फाइल की थी कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा NDC जो है वो गलत साइनों के साथ इन्होंने अप्रूव करवाया था। NDC पे इनके अपने साइन नहीं थे जी। और उसके अलावा इन्होंने पुलिस में भी 3 दफ़ा एप्लीकेशनें फ़ाइल की हैं। एक दफ़ा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ज़रिए फ़ाइल किया है, एक दफ़ा खुद जब ये इधर थे उस टाइम फ़ाइल की है। पुलिस भी की रिपोर्ट भी इस मामले में जो है वो बिल्कुल इनके साथ है कि इन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। जहाँ तक तलक है इनका दूसरा साइनों का, तो वो उससे डिफर करते हैं। वो कहते हैं कि ये साइन इन्होंने एग्रीमेंट खुद किया है। तो ये जालसाजी का भी के लिए फिर आपने कोई FIR के इंदराज के लिए दरखास्त दी है कि उन्होंने जालसाजी की है? सर जी, एप्लीकेशन इन्होंने 3-4 दफ़ा फाइल की हैं, लेकिन पुलिस यही कहती है कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सिविल कोर्ट में है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसका तो मेरा ख्याल है इस तरह की दरखास्तों का बाजवा साहब कोर्ट के में मामले का कोर्ट में होने से कोई ताल्लुक है? ये तो एक अलग बात नहीं है कि आपने फ्रॉड का या जालसाजी का की FIR दर्ज करवाने के लिए दरखास्त दें। अगर कोई ऐसा मामला जालसाजी का तो पुलिस को दरखास्त दे सकते हैं। पहले लॉ ये था कि अगर सिविल कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट के बुनियाद पे कोई मुआहदा हुआ है तो वो पेंडिंग है, तो क्रिमिनल केस नहीं होता था। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि ये क्रिमिनल और जो सिविल है प्रोसीडिंग दोनों पैरेलल चल सकती है। ये मुकदमा दर्ज करवा लें, पुलिस लाएगी पकड़ के, इनको भी पकड़ेगी, उनको भी पकड़ेगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अब राजा काशिफ साहब एक तो मुझे ज़रा कंक्लूड कर दीजिए गुफ्तगू को, और दूसरी बात यह है कि आपकी जब फरीक़े दोयम से या मुखालिफ से बात हुई है तो आपकी किससे बात हुई है? आरिफ साहब से बात हुई, रब्ता हुआ, या हबीबुर रहमान जो इसमें असल जिनके साथ डील हुई है वो उनसे बात हुई है? या और ये मुकदमा जो है इसमें फरीक़े दोयम कौन है? खुद हबीबुर रहमान है, आरिफ साहब लड़ रहे हैं, कौन है इसको जो परसू कर रहा है? परसू तो असद हबीबुर रहमान साहब कर रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट हबीबुर रहमान साहब के साथ नाम है। ठीक है, तो ठीक है। और दूसरा सोर्स डिस्क्लोज करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, सोर्स नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। आरिफ साहब से मेरी बात नहीं जी, आरिफ से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन आरिफ के ही एक करीबी बंदे हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनसे मैंने पूछा, उसको मैंने क्रॉस चेक किया 2 जगह से, फिर G11 में ही, हमारे अपने ऑफिस के करीब ही है G11, इतना दूर भी नहीं है, DC ऑफिस के पास ही है जहाँ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बैठते हैं। तो वहाँ से मैंने 2 जगहों से उसको मजीद क्रॉस चेक किया, इसको वेरीफाई करने के लिए। क्रॉस चेक करने के बाद ही जो मैंने आपको इंट्रो में स्टोरी बताई है, वो क्रॉस चेक करने के बाद मैंने वो स्टोरी के नतीजे में मिली है। ठीक है, एग्रीमेंट इनका हुआ है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो तो खुद भी मान रहे हैं सुल्तान साहब, वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है, पैसे नहीं मिले उसके नतीजे में। पैसे पे ऑर्डर इनके हाथ में दे दिया, पे ऑर्डर हाथ में आने के बाद असद इन्होंने इनको किसी ने बताया कि आपने सस्ता बेच दिया घर, उसके बाद वो पे ऑर्डर अकाउंट में जमा नहीं हुआ, फिर कैश मिली है, पे ऑर्डर अकाउंट में जमा नहीं हुआ। पे ऑर्डर बनाया उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड में पेश किया है कि ये हमने पे ऑर्डर बनाया, उनके पास भी रसीदें हैं इस तरह की। पे ऑर्डर बैंक में अकाउंट में बिल्कुल जमा नहीं हुआ, ये बात ठीक है। पे ऑर्डर तो बना के दे दिया ना उन्होंने, उनके पास वो उस चीज़ की रसीद है कि ये एग्रीमेंट है, ये उसके अगेंस्ट पे ऑर्डर बना हुआ है, इन्होंने अब जमा नहीं कराया क्योंकि मीन वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें खुलना शुरू हो गई कि ये तो सस्ता बेच दिया, ये तो सस्ता बेच दिया। ये होता है अक्सर केसेस में। ये पहले भी हमने एक इस तरह की स्टोरी की है जिसमें बेचने वाले को पता चला कि ये तो बहुत सस्ता मैंने बेच दिया है, लोगों ने समझाया कि यार एक ही कर देता है, तो वो फिर जो है ना वो बैकआउट कर गया उस एग्रीमेंट से। लेकिन हो सकता है इस केस में ऐसा ना हो, आपके सोर्सेज कह रहे हैं कि ऐसा है। तो आखिरी बात सुल्तान साहब, फिर मुझे बता दें, कोई पे ऑर्डर आपने वसूल किया था? सुल्तान साहब, कोई पे ऑर्डर वसूल किया था जो आपने अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया? मैंने तो चेक देखा ही नहीं है, तो जमा कहाँ कर रहा था।
अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। अब देखें जी, मामला तो है अदालत में। सुल्तान साहब आपका शुक्रिया, राजा काशिफ साहब, आफ्ताब बाजवा साहब, शिराज साहब और तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे। मामला है अदालत में, मौक़िफ़ एक पार्टी का कुछ और है, दूसरी पार्टी का, ये सुल्तान साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, फैसला अदालत ने करना है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें तो खुलकर सामने आती हैं इस प्रोग्राम में, वो ये है कि कुछ कमज़ोरियाँ बहरहाल ऐसी हैं जिसका एतराफ़ खुद सुल्तान साहब ने किया है। एक तो ये कि वो किराया वसूल नहीं करते रहे, लेकिन फिर भी इनका एतमाद कम नहीं हुआ उस सिलसिले में, और फिर उसी पार्टी के जिसने इनके एतमाद को पहले ही नुकसान ठेस पहुंचाई थी, उसी के हाथ उन्होंने उसी के ज़रिए से ये फ़रोख्त कर दिया मकान, और फिर पढ़े बगैर दस्तखत कर दिए। तो कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ तो बहरहाल सुल्तान साहब के एंड पर रही हैं, जिनसे बाकी लोगों को, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सीखने की ज़रूरत है कि इस तरह की लेन देन जब भी करें तो वकील के हमरा करें, एग्रीमेंट को पढ़ के करें, ताकि ऐसी कबाहतों से बचा जा सके। अब अल्लाह करे कि जो भी सही है, हक पर है, सही कह रहा है, अदालत उसके हक में फ़ैसला कर दे, और यकीनन ऐसा ही होगा। अदालत पूरी जांच पड़ताल के बाद सही शख्स के हक में फ़ैसला करेगी। ये बहरहाल आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।